नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज खास मुलाकात में हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता राधिका खेरा है। स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी आपका ट्विटर देख रहा था, एक तरफ तो आप लगातार हमले किए हुए थी, दूसरी साइड आत्मसम्मान, इससे आगे कुछ नहीं। मैं रास्ते में 2 दिन के लिए घर गई हुई थी, तो थोड़ा मौका मिला था क्योंकि नवरात्रि भी थी, तो मैं किताबें पढ़ रही थी, तो उसमें कुछ अगर मिल जाता था मुझे तो मैं वो ट्वीट कर देती थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो लोगों को जाननी चाहिए। हर चीज में आत्मसम्मान तो देखो बहुत जरूरी है। तो उसके मैंने कहा कभी कभी ऑन अ लाइटर नोट और भी चीजों के ऊपर और जो ज्ञान वाली चीजें हैं उन पे भी चर्चा करनी चाहिए, वरना सिर्फ पॉलिटिक्स 24 घंटे तो लोगों से आम चर्चा भी करनी चाहिए। इसीलिए लेकिन आप चूंकि पॉलिटिशियन है तो उसके पॉलिटिकल मायने ढूंढने जाने लगे। एक तो हर चीज में ना, क्योंकि हम पॉलिटिशियन है तो भाई हम बाहर जाके खाना नहीं खा सकते, हम पॉलिटिशियन है तो हमारी कोई और कुछ हम करते ही नहीं होंगे। सब ठीक है, हम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हम किताबें भी पढ़ते हैं, हम बाहर घूमने भी जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। आज हम यहाँ पे भी आए हुए, तो नॉर्मल हर इंसान की तरह जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमारा ट्विटर है। तो राधिका खेरा जी आज आई हुई हैं गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ दिख रही हैं। खाती हैं आप या खाने के लिए आई हैं? बिल्कुल खाती भी हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ छत्तीसगढ़ आके पहली वेट ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि खाना इतना स्वादिष्ट है यहाँ पे। और जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने यहाँ की संस्कृति को, खाने को, आप देखिए दिल्ली में भी जब बोरेबासी लेबर डे पे दिवस बनता है, बोरेबासी बासी दिवस, तो हम लोग बोरेबासी खाते हैं। और वहां पे भी लगातार छत्तीसगढ़ भवन में कोई ना कोई फेस्टिवल पे हमें पता रहता है। और यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा इतनी जो फैलाया है लोगों को अपनी रूट से प्राउड फील कराना, छत्तीसगढ़िया को अपनी क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हम मॉडर्नाइज ज्यादा होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने संस्कृति को वापस जिंदा किया है और एक छत्तीसगढ़ियावाद जो जिंदा हुआ है, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो देखते हैं, यहाँ के खान पान, फेस्टिवल्स, तीजा पोरा पे हम हर साल आते हैं, हमें तो मायका लगता है, अपना घर लगता है ये। तो उस तरीके से जो सारा पिकअप हुआ है और लोगों के अंदर आने वाली जनरेशन्स को, जो क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आजकल लोग क्या खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, 5 स्टार होटल में खाना या कोई रेस्टोरेंट में मोमोज, यही चीजें खाते हैं। पर यंगस्टर्स अब ये वापस खाने लग गए हैं, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे उतना स्टेट आगे और प्रोग्रेस करेगा। चलिए पॉलिटिक्स की कुछ चर्चा कर ली जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप मीडिया की कोऑर्डिनेटर हैं, आईसीसी से आई हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से आप लगातार अपनी बातचीत में भूपेश बघेल का जिक्र कर रही हैं, लोगों के मन में जानने की उत्सुकता है कि क्या भूपेश बघेल को पार्टी चेहरा बनाएगी इलेक्शन? देखिए, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं और हमारी पार्टी जब भी चुनाव में जाती है और अगर हमारी सरकार वहां होती है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ही चेहरा होते हैं, इसमें तो कोई हमेशा है। और जहां पे हमारी सरकार नहीं होती, जब चुनाव जीत जाते हैं तो हमारी विधायक दल की बैठक होती है और सब अपना नेता चुनते हैं। और चुनाव के बाद भी ऐसा ही होता है, ये प्रक्रिया है। जब भी हम चुनाव जीतते हैं उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है, हाईकमांड उसको मद्देनजर रखते हुए और सब अपना नेता चुनते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं और डेमोक्रेटिकली अपना मुखिया चुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए 2 लोग तय कर लेंगे। आज कितनी बार गुजरात में और हर जगह 6-6, 4-4 बार तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। विधायक दल की बैठक होती है और जैसा मैंने कहा कि जहां पे मुख्यमंत्री है तो ऑब्वियस की बात है, उन्होंने 5 साल काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन काम किया है छत्तीसगढ़ को संवारने में, तो वो रहेंगे। अच्छा, एक चीज और कि चूंकि जिस रोल में आप हैं, पिछले चुनाव में भी उसी रोल में थी, उस समय और आज के में क्या फर्क पा रही हैं आप? बहुत फर्क है। जब मैं 5 साल पहले आई थी रुपेश जी, तो मेरे घर वाले बहुत डरते थे। हम जैसे ही आते थे यहाँ पे हर चीज, और अभी भी जैसे बात करती थी मैं पुराने टाइम, तो सब यही बात करते थे, जैसे हम फोन जा रहे हैं छत्तीसगढ़, सबको लगता था जी नक्सल है और वो उठा के ले जाएंगे एयरपोर्ट से। मेरे फादर तो बहुत ही ज्यादा डरते थे। और कोई भी अगर आप किसी से बात करते थे, पहले छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वो कहते थे जी नक्सलवाद। अब वो चीज नहीं है, अब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद नहीं है, अब छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ महतारी है, छत्तीसगढ़ की पहचान राम वनगमन पथ है, छत्तीसगढ़ की पहचान कौशल्या माता, राम जी का ननिहाल, कौशल्या माता का मायका, छत्तीसगढ़ की पहचान लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट से है। आपको याद होगा जब हम लोग आए थे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, 22% से 0.5% पे ले आना 5 साल में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है उस समय किसान ने अपना धान बेचने से मना कर दिया था। आखिरी के 1.5 महीना जब था
किसान अपने फसल बेच नहीं रहा था। और जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई, हमने वादा किया था कि हम किसान का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे, और उन्होंने महज कुछ घंटों में, 2 घंटे के भीतर भीतर ओथ लेने में माफ कर दिया। तो किसानों के अंदर जो उत्साह आया वो अब आपको दिख रहा है ना, कि धान का सबसे ज्यादा दाम यहाँ मिल रहा है, मकई का दाम मिल रहा है, ऐसी इतनी ज्यादा जो वादे किए उससे ज्यादा एमएसपी मिल रहे हैं। तो खुशहाली दिख रही है आपको लोगों के अंदर। जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई का इतना असर नहीं है यहाँ पे, जितना स्टेट कंट्रोल कर सकता है वो कर रहे हैं। जो सेंटर से बढ़ती है वो तो देखो सबको झेलनी पड़ती है। बिजली का बिल, लोग जब चर्चा करते हैं, मैं आम लोगों से बात करती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे सिर्फ टैक्सी और ऑटो में घूमती हूँ, सिर्फ रायपुर नहीं कहीं भी जाती हूँ, मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ, और वहां पे आम लोगों से बात करते हैं तो लोग बहुत खुश है। किसान तो देखिए बहुत खुश है, महिलाएं बहुत खुश है। यहाँ पे क्राइम रेट इतना कम हो गया है 68%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्राइम का गढ़ बन गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, और जो खबरें आती है कि रायपुर में अक्सर चाकूबाजी की खबरें आती हैं, तो उस फ्रंट पे तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए बड़ी विडंबना है इस बात पे, और बहुत मेरे को कभी कभी तरस भी आता है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मोदी जी की केंद्र सरकार जो कहती है उसको मानना है कि नहीं मानना है। यहाँ की जो लीडरशिप है छत्तीसगढ़ की, वो अपने आप ही मोदी जी को झूठा करार कर देती है। वो कहते हैं कि क्राइम में कमी नहीं हुई। एनसीआरबी का डेटा है 66 से 68% कमी 5 सालों में हुई है। एनसीआरबी का डेटा था कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी 5वें नंबर पे थे छत्तीसगढ़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, आज 16वां-17वां नंबर हो गया। ये भी एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी का ही डेटा था कि हर तीसरे दिन, हर रोज 3 बलात्कार होते थे छत्तीसगढ़ में, हर तीसरे दिन सामूहिक बलात्कार होते थे, वो कम हो गए। तो पहले ये तय कर ले मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते आते हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मोदी जी को ही झूठा करार कर दिया, क्योंकि हमारे आंकड़े साफ है। सेंटर ने आंकड़े जो दिए हैं, एनसीआरबी का डेटा है, हमारे आंकड़े नहीं है। जब उसमें दिख रहा है कि कमी आई, और इतना क्राइम था यहाँ पे 5 साल में 66 से 68% कमी लाना अपने आप में एक और बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। आपका किसान अगर सशक्त होगा, महिलाएं सशक्त होंगी, सेल्फ हेल्प, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के महिलाओं के उन्होंने लोन करीबन आई थिंक 18-19 करोड़ के लोन माफ हुए हैं महिला स्वयं समूह के। यहाँ पे भी देखिए महिलाएं चला रही हैं, सशक्त है छत्तीसगढ़ की महिलाएं। अच्छा हुआ हम यहाँ पे बैठे हुए और आपने ये सवाल भी पूछा, तो महिलाएं आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो महिलाओं को प्रगति होते हुए, उनको आप देखिए ना, उन्हीं का मेरे को याद है कुछ दिन पहले जो मैंने यहाँ पे खबर पढ़ी थी कि उनके लीडर के, बीजेपी के नेता के बेटे ने एक ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार किया। फिर एक और इनके बड़े जिला अध्यक्ष कौन के बेटे हैं, वो भी, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के लीडर्स बार बार महिलाओं के साथ क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, ट्राइबल महिलाओं को रेप करते हुए पकड़े जाते हैं। और ये हम पे कह रहे हैं, पता नहीं क्या ट्रेनिंग देती है भारतीय जनता पार्टी। कभी इनके एमएलए उत्तर प्रदेश में ये करते हैं, कभी एमएलए कुलदीप सेंगर, सब जानते हैं। हर जगह जम्मू कश्मीर में रेप होता है तो इनके लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं एक छोटी सी बच्ची के रेप के ऊपर। तो महिला सुरक्षा को लेके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेल है, तो ये बात करने लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन जो राम मंदिर और राम वन गमन पथ है, यहाँ पे इस बात को लेकर के सवाल उठता है कि जो बीजेपी का एजेंडा है या बीजेपी की पिच की बॉल है, उसी को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, उसी मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। देखिए, राम जी सिर्फ बीजेपी की तो है नहीं, राम तो सबके हैं, आपके हैं, मेरे हैं, सबके हैं। राम जी होना अलग चीज है, लेकिन राम जी को लेकर के काम करना, फिर उस पे। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, राम जी का ननिहाल तो ये पहले से ही था, कितने हजारों करोड़ साल पहले से। कौशल्या माता का मायका भी था। क्यों 15 साल में पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था? क्यों किसी को ये नहीं पता था कि जब राम जी को वनवास मिला तो उन्होंने अधिकतर समय छत्तीसगढ़ में बताया? क्यों किसी को सीतामढ़ी हट चौका नहीं पता था? क्यों किसी को कौशल्या मंदिर नहीं पता था? क्यों किसी को नहीं पता था यहाँ पे एक नदी है जहाँ पे सीता मैया ने अपने बाल धोए थे और वहां पे पानी मैला हो गया था, आज भी वहां का पानी मैला है? किसी को क्यों नहीं पता था? 15 साल जो लोग राम जी के नाम पे राजनीति करते हैं, उन्होंने कभी नहीं बताया। हमने कोई राजनीति नहीं करी, हमने बस लोगों को बताया राम जी हमारी आस्था है, सबके कण कण में बसते हैं, तो वो तो रहेंगे। तो ये आज की बात तो है नहीं। क्यों डरते थे रमन सिंह जी ये बात बोलने से? क्यों नहीं जाते थे मंदिर? मैं जैसे बोला, ताले में बंद कर दिया था उन्होंने कौशल्या माता जी को, एक ईंट नहीं लगाई। छत्तीसगढ़ी महतारी की आपको पता, उन्होंने एक फोटो नहीं लगाई। तो ये सब नया तो है नहीं, छत्तीसगढ़ महतारी भी शुरू से है, तो कुछ हम नया तो लेकर आए नहीं कि भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे मायका बना दिया कौशल्या माता का या राम जी का ननिहाल क्रिएट कर दिया।
15 साल बोलते ना, क्या इतना क्या डर था? मतलब ये तो दुनिया को पता होना चाहिए कि ननिहाल, हम सबको अपना ननिहाल पता होता है, सब ननिहाल जाना तो मतलब खुशी का ज्यादा, सबको खुशी मिलती है, खाते हैं पीते हैं करते हैं। तो ननिहाल के बारे में नहीं बताते थे, बस छत्तीसगढ़ का जैसे मैंने बताया बस इतना पता था जी यहाँ पे नक्सलवाद है, रायपुर में भी उतरेंगे आपको नक्सल उठा के ले जाएंगे। क्यों नहीं पता? आज देखिए, आज आप उतरते हैं एयरपोर्ट से, बढ़िया राम जी की, कौशल्या माता की फोटो होती है, आपको छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो दिखती है, तो आप किससे डरोगे? आपको कितनी रोंगटे खड़े होते हैं जब आप जाते हैं वो पूरे राम वनगमन पथ पे। कुछ मंदिरों पे मैं होके भी आई, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर क्यों नहीं इन्होंने ये बताया? ऐसा क्यों उनको राम जी सिर्फ वोट के लिए चाहिए उत्तर प्रदेश में, इसीलिए बार बार उनको राम जी याद आते हैं? वरना राम जी का ननिहाल, राम जी की पूरी जो उनकी वनवास था उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने मसले हैं जिसको लेकर के वो सरकार को घिरती आई है, और जाहिर तौर पर पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। लेकिन इसके अलावा अभी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, खासतौर से सरगुजा में, आपकी पार्टी को एक और फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, और वो फ्रंट है कि विधायकों की नाराजगी, खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि वो दूसरे दल से कांटेक्ट कर रहे हैं, दूसरे दल के चुनाव से लड़ना चाहते हैं। ये कितना नुकसान पहुंचाएगी और कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई कैसे करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया है, आप देखिए उनके यहाँ पे टिकटें बंटी, लिस्ट आई, प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे कालत होती जाती है, हाहाकार मचा हुआ है पार्टी के अंदर, लहर है इस्तीफों की वहां पे। उनका घर उनसे संभल नहीं रहा है, वो पहली चुनाव हार चुके हैं अपनी लिस्ट लाने के बाद। बड़े बड़े उन्होंने ढींगे मांग रहे थे, पहली लिस्ट आई जी हम इधर से हराएंगे, उधर से हराएंगे, ये यहाँ से नहीं लड़ेगा, वहां से नहीं लड़ेगा। फिलहाल उनका घर उनसे संभल नहीं रहा। शाह साहब यहाँ आते तो है लेकिन कुछ नहीं कह रहे। और मेरे को याद है खबरें ये भी आती थी कि आज रात को अमित शाह जी यहाँ आए, बड़ी भारी मीटिंग हो रही है, हर तीसरे चौथे दिन आते थे। क्या हुआ? ऐसी लिस्ट आई कि सर फुटा हुई हो रही है यहाँ पे। और रही बात, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि, और देखो चुनाव लड़ना सबकी अपनी अपनी, हर इंसान लड़ना चाहता है, आपके पास राइट है, आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे या कैसे लड़ना चाहे। हमारी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी वैसी नहीं है कि मोदी जी ने, आपको याद है हिमाचल में कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक फोन किया था अपने एक विधायक को कि भैया पर्चा मत भरो, मोदी जी का फोन आया, वो फिर भी भरा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता, इतनी अराजकता। आप लोग नहीं मनाएंगे? आप लोग नहीं मनाएंगे? आप लोग फोन नहीं करेंगे? बिल्कुल मनाएंगे। हमारे से नाराज है कौन? थोड़ा कभी कभी देखो, सिंह नाराज हैं, कभी चिंतामणि महाराज हैं, विनय जायसवाल नाराज हैं। गुस्सा हो जाते हैं। परिवार है, परिवार में तो भाई भाई भी आपस में गुस्सा हो जाते हैं, मान लेंगे, ठीक है। अब परिवार होता है, भाई बहन का झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, चाचा भतीजे का हो जाता है, पर सब होते तो एक ही है ना। तो परिवार एक है और इलेक्शन है, कभी कोई नाराज तो हो ही जाता है, मना लेंगे। पर आपस में ये बात तो तय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इतना काम किया है ना, काम के ऊपर वोट, काम के ऊपर मोहर लगनी है। जनता का विश्वास हमारी सरकार में है, जो भूपेश बघेल जी ने 5 साल में काम किया। आपकी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह, उनकी एक बात याद आ रही है। वो कहते थे कि विकास से कभी चुनाव नहीं जीता जाता, और अब विकास की पूरी बातें कर रही है कांग्रेस, यहाँ विकास की बात कर रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने ये बात कब कही कब नहीं कही। मध्य प्रदेश जी, मतलब उनका मध्य प्रदेश में लीडर है और हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं, ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन काम बोलता है और काम पे वोट, मैं तो ये मानती हूँ कि काम पे वोट मिलती है। वो उनकी पर्सनल वो होगी, क्योंकि आप कब तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे धर्म के नाम पे वोट लेके? आप कब तक भाई को भाई से, धर्म जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ा के कितने दिन लड़ा लेंगे? आखिर में इन सब चीजों से पेट नहीं भरता, खाने की टेबल पे खाना नहीं आता, शिक्षा नहीं मिलती, हमारे घर नहीं चलते। काम आखिर में काम ही होता है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की जो स्थिति है, इससे बचना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, ताकि सांप्रदायिकता की स्थिति मतलब उनको कुछ नहीं मिल रहा। बात करें ना, क्यों नहीं बात करते? रमन, चैलेंज देती हूँ, रमन सिंह सरकार के समय में जो हालत अनएम्प्लॉयमेंट पे थी, महिला सुरक्षा पे थी, स्कूल, जिस पार्टी ने 3000 स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए, वो सांप्रदायिकता की बात करें, उनसे आप और क्या उम्मीद करेंगे? यही तो करेंगे। पिछली बार रमन सिंह की 15 साल का मॉडल क्या था? नक्सलवाद से कैसे लड़ो? स्कूल बंद कर दो। प्रदेश में क्या करो? 3000 स्कूल बंद कर दो। ना स्कूल होंगे, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना आगे बढ़ेंगे, ना कोई सवाल पूछेगा, और हम यही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़ाते रहेंगे। हम सबको लड़ाएंगे, हम सब धर्मों को लड़ाएंगे, हम सब जातियों को लड़ाएंगे, यही करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, शिक्षा से इनका कोई मतलब नहीं, महिला सुरक्षा से इनका कोई मतलब नहीं। क्या इन्होंने किया महिला को सशक्त करने के लिए? कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने किसानों के लिए? किसानों तो भाई लाठियां खाएंगी, बेटियां भी हमारी दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर लाठियां खाती हैं। तो इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि धर्म पे नाम पे लड़ाओ,
इस चीज के नाम पे और विकास के नाम पे क्या बताएंगे कि हम 1000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर देते हैं? ये बताएंगे कि हम वोट कितने दिन तक आपकी पार्टी जो है वो सिलेंडर के दाम कम करने जा रही है, बाकी राज्यों में हो गया है। देखिए, हमारे बाकी राज्यों में जैसे राजस्थान, कर्नाटक, हर जगह कम हो गया। यहाँ की जो स्थिति रहेगी, भूपेश बघेल जी अभी मुख्यमंत्री तय करेंगे, कांग्रेस की हमारी लीडरशिप तय करेगी, जैसा होगा आने। कुछ तो आप वो छोड़िए कि जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसमें क्या होगा। नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो क्या आएगा ये तो जनता जानना चाहती है। जो जनता ने चाहा है वो आएगा। 36 में से 34 वादे हमने पूरे कर दिए। बीजेपी कहती है कि पूरे नहीं किया। आपके टीएस सिंहदेव कहते हैं कि इतने वादे पूरे हुए, इतने आंशिक पूरे हुए। देखिए, ऑन रिकॉर्ड है और आप तो लंबे समय से जर्नलिस्ट हैं और आप देख भी रहे हैं। आप बताइए, 5 साल पहले छत्तीसगढ़ कैसा था? मैं तो आप ही की पार्टी के नेता टीएस सिंहदेव का हवाला दे रहा हूँ ना। अब टीएस देव जी वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, लेकिन 36 रिपोर्ट कार्ड जो हमारी है 34 आउट ऑफ 36, और बाकी कि हमने कितने काम किए कितने नहीं किए वो बस कुछ दिन की बात है। 3 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा। ज्यादा लंबे समय नहीं, एग्जाम आ ही गए हैं। रिपोर्ट कार्ड में क्या होना है, जनता ने हमें नंबर देने हैं। अगर हमारे वादे पूरे नहीं होंगे तो जनता उससे नतीजा देगी, लेकिन अगर हमारे वादे पूरे हुए हैं तो 75 पार तो अब की बार पक्की बात है। अच्छा, 75 पार का नारा तो बहुत चल रहा है, लेकिन ये बताइए कि बस्तर में ये बात सामने आ रही है कि आदिवासी नाराज है। पिछली बार आदिवासियों ने आपको एक तरफा वोट दिया था। सरगुजा में विधायक नाराज हैं, वहां पे नुकसान होने का अंदेशा है, तो फिर 75 कैसे पार करेंगे आप? देखिए, आदिवासियों के साथ नाइंसाफी केंद्र की सरकार करती है। ये मोदी जी आके यहाँ पे फिर करके गए। वो पूरा जो फैक्ट्री का सारा किस्सा हुआ, हर चीज सब जान रहे हैं। आजकल ना हर जना ये मोबाइल फोन जो सबके पास है ना, कुछ कुछ एरियाज में आ जाता है अखबार, और हालांकि कम जगहों पे अभी भी सिग्नल है, लेकिन सबके पास वो हाथ में जो एक मोबाइल है वो सब कुछ सच बता देता है। सब बहुत जान रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की सरकार यहाँ के साथ नाइंसाफी कर रही है। बस्तर में जिस तरीके से हमने स्कूल खोलने का काम किया, वापस वहाँ पे तेंदुपत्ते का दाम हमने जो दिया, जो बहुत 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है अब, और वहाँ पे जो अलग अलग जो वन उपज होते हैं उनको एमएसपी के अंदर लाना, 65 वन उपज हम ले आए हैं। वादा हमने उससे कम का किया था। जितने वादे किए थे हमने उनसे पूछ के कि वो लोग क्या चाहते हैं, उससे ज्यादा हमने डिलीवर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमसे नाराज होगा। और जितनी कोशिश, और हम किस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, राम जी के ननिहाल से जिस तरीके से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, चाहे हमारे पैसों पे बैठ जाना 60 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे पे, चाहे बाकी स्कीम्स के लिए आके बोल देना कि हमने तो जी पैसा दे दिया पीएम के हाउसिंग के लिए। कहाँ दिया आपने पैसा? सारा पैसा आप रख के बैठे हैं। आप, हम किसान को यहाँ पे बोनस देते हैं तो आप धमका देते हैं कि हम चावल नहीं खरीदेंगे सेंटर पूल के लिए। तो क्या किया है? तो सबको दिखाई दे रहा है। और रही बात, मैं फिर बोलूंगी, अगर कोई परिवार का साथी, परिवार का सदस्य नाराज है, मना लिए जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मुखिया फोन करे और फिर भी कोई जाके उनकी, मोदी जी के कॉल के बाद, मतलब मैं तो हैरान हुई थी उसके बाद कि जिस इंसान ने, आपको याद है रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें बोल के गए। उन्होंने ही कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि मोदी जी के कॉल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम हो गया था। उनके कॉल से जो यूक्रेन रूस का युद्ध विराम कर देते हैं, उनके खुद के एमएलए नहीं बैठे। तो इनका काम ही ये है और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप बताइए, एक भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं? एजुकेशन पे बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या ये बात कर रहे हैं किसानों के ऊपर? क्या ये महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं? क्या ये धान की कीमत हो, बिजली के बिल की कीमत हो, एम्प्लॉयमेंट के बारे में किसी पे चर्चा कर रहे हैं? नहीं। सांप्रदायिकता पे बात करेंगे? क्यों नहीं बात कर रहे कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। और कुछ नहीं होगा तो झूठी बातें करनी शुरू कर देंगे। और लेकिन आपने कहा कि सेंट्रल जो है पैसे दबा करके बैठी है। आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब जितनी जरूरत है पैसे पर्याप्त मिल रहे हैं। देखिए, उन्होंने जब ये कहा, अब वो हमारे घर आए प्रधानमंत्री जी। अब तो मैं छत्तीसगढ़ को अपना घर ही मानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हमारे घर आए। अब अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। तो मोदी जी यहाँ आए, उनको क्या, अब हम मोदी जी जैसे तो बन नहीं सकते ना, जिस प्रदेश में जाएंगे वहां पे जाके बोलेंगे ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब एक प्रधानमंत्री जिस प्रदेश में आ रहे हैं कुछ उद्घाटन करने, उन्हीं के स्टेज पे उन्हीं के सामने बुराई करने लग जाते हैं। भाई हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है, हमारी संस्कृति। तो जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि एक साइड जब मोदी नहीं है तो मोदी जी नहीं है तो आप कुछ बोल रहे हैं कि नहीं भाई पैसे नहीं दिए, और मोदी जी सामने हैं तो पैसे दिए। जनता तो दोनों बातें सुन रही है। जनता को क्या पता चलेगा कि कौन सही है कौन सी बात गलत है? जनता समझती है। अब आप बताइए, कल मैं आपके घर आई, अब मैं आके थोड़ी ये बोलूंगी कुछ कि आप थोड़ी मुझे बोलेंगे कि नहीं
तुम ये क्या गलत लेकर आई हो, क्या गिफ्ट में कम लेकर आई हो, क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। जब अतिथि आता है, जैसे मैंने कहा, अतिथि देवो भव। और ना ही हमारी संस्कृति ये सिखाती है जब हम किसी के घर जाए तो बोले कि भाई खाने में नमक कम है। अब मैं आपको थोड़ी बोलूंगी रुपेश जी आपने जो मुझे खिलाया अच्छा नहीं था, भाई बेसिक होती है, पर वो बेसिक चीजें उनको नहीं समझ आती। इसलिए जो टीएस सिंहदेव जी ने किया वो बेसिक मैनर्स है, बेसिक एटिकेट्स है। प्रधानमंत्री है, वो सबके प्रधानमंत्री है, ठीक है, मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, हमने उन्हें चुना नहीं, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री तो हैं, वो तो फैक्ट हम चेंज नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो हम उनको बेइज्जत करके थोड़ी भेजेंगे। एक चीज ये बताइए कि नैरेटिव को लेकर के काफी, क्योंकि इलेक्शन में नैरेटिव ही काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। आप लोगों ने जो कामकाज किया, लेकिन जनता के बीच में आप जाइए तो जनता में पीएससी को लेकर के चर्चा है, बाकी चीजों को लेकर के चर्चा है, तो क्या वजह है कि फिर नैरेटिव दूसरी बातों पर ज्यादा चर्चा में? देखिए, पीएससी को लेके जो चर्चा है, जैसे बघेल जी बार बार कहते थे, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी, कि जब कोई, और हमारी सरकार ने भी कई बार कहा, शुरुआत में तो देखिए किसी ने कोई कंप्लेंट ही नहीं करी, ना कोई आया सामने, सिर्फ ये बीजेपी हल्ला करती है। क्योंकि फिर बोलूंगी, पहले भी पेपर लीक हुए हैं, बहुत चीजें हुई हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हरियाणा जाइए, भारतीय जनता पार्टी का व्यापम घोटाला है, हर जगह इनकी कहीं सरकार होती है, ये स्टूडेंट्स को अटैक करते हैं, ये पेपर लीक कराते हैं। व्यापम का अभी तक चल रहा है, हरियाणा में हर दूसरे दिन हर पेपर लीक होता है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे भी उन्होंने वही एजेंडा करने की कोशिश करी, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर कोई चीज हुई है या कुछ गलत है उसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट जो भी लोग होंगे उनको पकड़ के अंजाम तक लेकर जाया जाएगा। कोई भी इंक्वायरी करी जाएगी, हर होगा, लेकिन इंक्वायरी करने के लिए ऐसे ही अगर आके बीजेपी के कोई लोग आके कह दे कि भाई प्रॉब्लम हुई है, तो उसके ऊपर तो एकदम इंक्वायरी नहीं होगी। जब कंप्लेंट होती है, यही तरीका होता है, जब कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और अगर कुछ हुआ है गलत तो निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार दोबारा पक्का आ रही है अब की बार। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे चूंकि जिस डिपार्टमेंट का जिम्मा आपके पास है, उस डिपार्टमेंट का काम है कम्युनिकेशन करना। बीजेपी का जो कम्युनिकेशन है और कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन है, छत्तीसगढ़ में बात करें, तो आपको लगता है कि क्या दोनों में बेसिक अंतर है? और ये कम्युनिकेशन किस तरीके से कांग्रेस का, जो आपने तमाम स्कीम्स बनाई, उन स्कीम का कहां से पेनिट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो? देखिए, कम्युनिकेशन आजकल सिर्फ टीवी और अखबार तक सीमित नहीं रह गया, सोशल मीडिया भी। आप देखिए दोनों की सोशल मीडिया का अंतर। भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ मीम्स बनाती है, अभद्र तरीके के मीम्स बनाती है, कभी किसी का चेहरा किसी पे लगा देगी, और बहुत अभद्र तरीके की चीजें उन्होंने ऐसे ऐसे अलग अलग, यहाँ पे मैंने देखा भी है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही फंडेड इंस्टाग्राम के पेजेस भी चल रहे हैं जिसमें ये बहुत ही आपत्तिजनक वीडियोस बना के डालते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी, अब फिर बोलूंगी, हमने क्या काम किए, 36 में से 34 वादे जो पूरे किए, हमने जो वादे किए थे उनको कैसे निभाया, जो वादा किया था उससे ज्यादा किया, हमने क्या क्या किया, उस पर बात करते हैं। क्यों नहीं बात करते कि 15 साल में रमन सिंह जी ने क्या क्या किया था? क्यों जब मोदी जी आते हैं ये बोल देते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है? बताए ना रमन सिंह की सरकार ने क्या क्या किया था, कुछ गिनवाने को नहीं है। वो तो रमन सिंह को अपना चेहरा तक नहीं बनाने को तैयार है। इसका मतलब मोदी जी खुद स्टैंप लगाते हैं कि 15 साल बिल्कुल फेलियर थे रमन सिंह के। एक बार भी बताओ, अगर रमन सिंह ने इतना अच्छा काम किया होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो मोदी जी उनको चेहरा नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाया चेहरा? क्यों मोदी जी के नाम पे, डबल इंजन के नाम पे? आपने तो कहा कि विपक्ष में जो होता है वो चेहरा नहीं होता है। अरे पर जो काम किया 15 साल छोटा समय नहीं होता। 15 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है प्रदेश का, उसके साथ कैसे बनाएंगे भाई? मुंह छुपाना पड़ रहा है ना, पनामा घोटाला, धान घोटाला, नान घोटाला, अपने बेटे के साथ जो पनामा में पैसा है, अपने दामाद के साथ जो वो डीके हॉस्पिटल वाला घोटाला है। आप देखिए जो उनकी मंत्रियों की जो लिस्ट आई है, सारे तो घोटाले वाले। एक वो ओपी चौधरी, उनके समय में सबसे ज्यादा डीएमएफ का घोटाला हुआ, कोई नॉन घोटालेबाज है? बीजेपी आपको ये भी कहती है कि ये तमाम जो कांग्रेस घोटाले गिनाती है, तो 5 साल इनकी सरकार थी, 5 साल इन्होंने किया क्या? क्यों नहीं कार्रवाई की? मोदी जी बैठे ना इनकी रक्षा करने के लिए। कुछ हम करने की भी कोशिश करते हैं तो केंद्र बीच में आ जाता है। आप बताइए, ये सब घोटाले हैं, सब कुछ जानते हैं, हर जना जानता है, क्यों आज तक ईडी बीजेपी के नेताओं के पास नहीं आती? इलेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है मोदी जी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, पर वो आ तो सकती है। जैसे चर्चा हो रही है हर जगह, अब वो हमारे नेताओं के पास सिर्फ एक मैगजीन में एक आर्टिकल आ जाता है और भूपेश बघेल जी के सलाहकार के पास वो ईडी भेज देते हैं एक महिला के आर्टिकल के ऊपर।
पूरी ईडी की कार्रवाई एक मैगजीन के आर्टिकल पे हुई ना, तो इस पे तो लंबे लंबे आप लोगों ने भी चलाए, सब चैनल ने चलाया, हर अखबार में आया है कि रमन सिंह ने, उनके दामाद ने, उनके बेटे ने क्या क्या घोटाले किए। क्यों आज तक ईडी वहां नहीं पहुंची? नहीं तो ईडी का इंतजार है या फिर स्टेट की जो अपनी एजेंसी है वो कार्रवाई कर रही है? स्टेट की एजेंसीज भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मोदी जी डराना किसी को छोड़े तो, हर जने को तो वो कंट्रोल करते हैं। शाह साहब जो बैठे हुए हमारे देश के गृह मंत्री, जब हर जगह जाके ये धमका देते हैं जी दंगे हो जाएंगे, यहाँ पे भी दंगों का धमकी देके चले गए, हर जगह जाके आके धमका के चले जाते हैं। अरे जो देश के वोटर को धमका देते हैं, थोड़े समय पहले कर्नाटक में धमकाया था, यहाँ पे आपने कांग्रेस को वोट दी तो दंगे हो जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले आके यहाँ भी धमका के गए हैं। जब देश का गृह मंत्री जिसके हाथ में देश की सुरक्षा है वो वोटर को धमका देता है, आप सोचो अपनी पुलिस और ईडी को क्या करता करके तो उससे क्या कांग्रेस पार्टी उस धमकी में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। आपको लग रहा है जितने लोगों के घर उन्होंने ईडी भेजी सब सीधे आपके सामने खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं आंख में आंख डाल के। कोई बताइए कोई डरा हुआ है? जितनों के आप जिनको अंदर आपने बंद कर दिया झूठे केस डाल के वो अलग बात है, लेकिन जितनों के आपने यहाँ पे रेड डाली, आप हमारा जब अधिवेशन भी हो रहा था इन्होंने रेड करी, इतना मतलब मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे भी रेड करी, इतना डर मतलब कि मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है तो आप रेड कराएंगे यहाँ पे। पता नहीं कौन से मुहूर्त निकाल के आ रहे हैं, लेकिन सारे मुहूर्त इनको अपना पंडित चेंज करना चाहिए। जितने इन्होंने मुहूर्त निकाले उल्टे पांव गिरे हैं ये लोग, और जनता जवाब देगी। मुख्यमंत्री मुझे लगता है मोदी जी सबसे पहले अपना वो बदलेंगे। चलिए मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या है आपको क्या दावा करती हैं कि ये जो चुनाव है उसमें क्या कुछ? अब की बार 75 पार नारा है, ये तो वादा है, हम जो कहते हैं वही होता है। हर पिछली बार भी आपके साथ बैठ के वादे किए थे वो पूरे करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी रागिया का खेड़ा जो बेबाकी से और बड़े ही दिलचस्प अंदाज में अपनी बातें रख रही थी।